आज का मानव निरंतर विकास की तरह तरह की ऊंचाइयों को छू रहा है और हम बिना विकास के अब सरवाइव भी नहीं कर सकते। और अब 21st सेंचुरी में ऐसे लगने लगा है कि हर किसी का जॉब या प्रोफेशन खतरे में आता जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे हो गए हैं। हमारे सोशल वैल्यूज, हमारे पर्सनल वैल्यूज काफी बदल गए हैं। पहले व्यक्ति को हम फिजिकल कोशेंट और इंटेलिजेंट कोशेंट तक नापते थे। यदि आप 1980 तक के दशक को देखें तो हम केवल आदमी का दो चीजें देखते थे, फिजिकल कोशेंट कि वह शारीरिक रूप से कितना मजबूत है, और उसका इंटेलिजेंट कोशेंट कि वह किस तरह सोचता है और कितना काम कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला तो उसमें इमोशनल कोशेंट की सोच बढ़ने लगी और 20वीं सदी खत्म होने तक इमोशनल कोशेंट ने काफी बड़ी अपनी जगह बना ली कि जो आदमी इमोशनली सोचेगा और इमोशनली कनेक्ट होगा वह सरवाइव कर पाएगा, वह ग्रोथ की रेस में, इस प्रतियोगिता में आगे निकल जाएगा। लेकिन 21st सेंचुरी के आने से यह भी बदलाव हो गया और अब हम 2022 में बिना स्पिरिचुअल कोशेंट को ठीक से समझे और बिना स्पिरिचुअली थिंकिंग को डेवलप किए हुए सरवाइव नहीं कर सकते। उसके तीन मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि मशीनीकरण बहुत ज्यादा हो चुका है। दूसरा, हमें मशीनों की भाषा समझनी पड़ रही है और मशीन लर्निंग आज की एक इम्पोर्टेंट भूमिका में आकर खड़ी हो गई है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है। अब आदमी के दिमाग को नहीं, कंप्यूटर का दिमाग आदमी की तरह काम कर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिनटों में या मिनटों के भी सेकंडों में, अब तो ये कहिए कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हमें वो इंफॉर्मेशन एनालाइज करके दे देता है। तो जो एनालिटिकल एबिलिटी पहले ह्यूमन माइंड की थी अब वह मशीनों में चली गई है। आज का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनता जा रहा है। धीरे धीरे रोबोटिक्स का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जहां पहले आदमी काम करता था अब रोबोटिक्स काम करते हैं। मैंने तो कई जगह रिसेप्शन पर रोबोटिक्स को बात करते देखा है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन रोबोटिक्स से आती है। आज डिजिटलाइजेशन के टाइम में, टेक्नोलॉजी की या इंफॉर्मेशन शेयरिंग के इस टाइम में हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल सेकंडों में हो जाती है कि जो पहले हमें कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए हमारी अब राशनल थिंकिंग और इर्राशनल थिंकिंग छोटे पड़ने लगी है। और जब तक हमारी स्पिरिचुअल थिंकिंग या हम स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं सोचते। उनकी स्पिरिचुअलिटी में और हमारे आध्यात्म में काफी अंतर है। मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि उनका यहाँ ना तो रीबर्थ का कंसेप्ट है और ना ही उनके यहाँ मोक्ष का कंसेप्ट है। तो वो हमारे अध्यात्म को, अपने अध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी के नाम से बात तो करते हैं लेकिन उनकी स्पिरिचुअलिटी और हमारा अध्यात्म बिल्कुल अलग है। इसीलिए आपको वेस्टर्न कल्चर की स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर भारतीय अध्यात्म को समझकर अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम इस मशीनीकरण के युग में या रोबोटिक्स के युग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में या डिजिटलाइजेशन के एरा में यदि हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें अपनी स्पिरिचुअल थिंकिंग, जो आध्यात्म की विचारधारा है, उसको गहनता से समझना और अपने जीवन में पालन करना होगा। आइए एक एक करके समझते हैं कि हमारी रैशनल थिंकिंग के जो हिस्से हैं उनमें 3 क्यू का बड़ा योगदान है। IQ इंटेलिजेंट कोशेंट, EQ इमोशनल कोशेंट और S की स्पिरिचुअल कोशेंट। और अब वही सरवाइव कर सकता है जिसका स्पिरिचुअल कोशेंट हाई होगा। IQ अब बहुत छोटा हो गया। IQ की जगह अब मशीन ने ले ली है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना काम करता है उतना ह्यूमन का IQ काम नहीं कर सकता, उससे कहीं ज्यादा काम करने लगा है, क्योंकि जिनका IQ हाई है उन्होंने उन मशीनों को डेवलप किया है। दूसरी हम बात करते हैं इसी में कि आज का मशीनीकरण का युग
इसमें लॉजिकल थिंकिंग की बात की जाती है कि आप लॉजिकल सोचिए, लॉजिकल बात कीजिए, तो फिर उसमें इमोशन की जगह नहीं बचती है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग को लव, अफेक्शन, केयर, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ये चारों चीजें बहुतायत में चाहिए। यदि ये चारों चीजें नहीं मिलेंगी तो वह सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि या तो उसमें इन चारों चीजों के अभाव में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या हिंदी में कहें तो अवसाद की स्थिति आ जाती है। उससे बचने के लिए हमारी थिंकिंग को स्पिरिचुअल कोशेंट या जो हमारा आध्यात्म का तरीका है वह हमें ठीक से समझना होगा और अपने दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में आध्यात्म को जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने की बात करता हूं। जो लोग थिंग्स को, जो मटेरियल को बहुत इज्जत देते हैं, उसको बहुत महत्व देते हैं, वो आईक्यू की बात करते हैं। जो लोगों को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, लोगों में टीम की भावना डेवलप करते हैं, लोगों की केयर करते हैं, लोगों को साथ लेकर उनका कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन की बात करते हैं, वो पीपल को बहुत फोकस करते हैं। और जो एसक्यू है वह मी की बात करता है, हु एम आई। मी से मतलब सेल्फलेस मी की बात करता है। हु एम आई एंड व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ माय लाइफ, दैट इज कॉल्ड एसक्यू। वह हमारा आध्यात्म है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। तो इन चीजों के साथ जो आदमी काम करता है वह आज सरवाइव कर सकता है, वह इन चीजों से आगे निकलकर एसक्यू की बात कर सकता है। आज आपने वर्तमान में 99.9% लोगों को देखा होगा, या तो वो दिल से काम करते हैं या दिमाग से काम करते हैं, और दिल और दिमाग में कभी बैलेंस हो नहीं सकता। कभी दिमाग ज्यादा सोचेगा, कभी दिल ज्यादा सोचेगा, कभी दिमाग ज्यादा सोचेगा, कभी दिल ज्यादा सोचेगा, तो ये पेंडुलम ऊपर नीचे चलता रहता है। इसीलिए हमारी रैशनल थिंकिंग और इर्राशनल थिंकिंग बराबर चलती रहती है। तो इसके लिए हमें इन दोनों को समझना होगा कि रैशनल थिंकिंग क्या है और इर्राशनल थिंकिंग क्या है। रैशनल थिंकिंग मीन्स allow us to make decisions in new or unfamiliar situations by providing steps that help us gather and process relevant information। इसका मतलब ये हुआ कि हम लॉजिकल थिंकिंग में जितना डेटा इकट्ठा करते हैं, जो हम मशीन लर्निंग की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, वह सब रैशनल थिंकिंग है। और रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई, ये सब रैशनल थिंकिंग पर काम करते हैं। इनमें पहले से थिंकिंग फीड की जाती है, उसी थिंकिंग पर ये काम करते हैं और वही इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। और आज ग्रोथ का पैमाना यदि आप देखें तो 2000 तक रैशनल थिंकिंग से लोगों ने बहुत ग्रोथ की भी है। लेकिन अब 21वीं सदी में आते आते रैशनल थिंकिंग भी छोटी पड़ने लगी। इसलिए रैशनल थिंकिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह हमें अपनी एबिलिटी बढ़ाने में मदद करती है। जब हम किसी प्रोसेस को डेवलप करते हैं, एनरिच करते हैं, तो मदद करती है। और हम यदि किसी और थिंक उसके नेक्स्ट लेवल पर उसमें और मॉडर्नाइजेशन, उसमें ऑटोमाइजेशन या उसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो रैशनल थिंकिंग काम करती है। इसका मतलब हम जो रीस्किलिंग और स्किल की बात करते हैं, अप स्किल की बात करते हैं, तो वह रैशनल थिंकिंग के साथ जुड़ा हुआ इलाका है। लेकिन इर्राशनल थिंकिंग के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते। इर्राशनल थिंकिंग को केवल नेगेटिव सेट के साथ बात नहीं कर सकते। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो लिखते हैं, नेगेटिव सेट ऑफ हैबिचुअल रेस्पॉन्स वी होल्ड टू व्हेन फीड विद द स्ट्रेसफुल इवेंट और सिचुएशन। जब हम कभी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या हमारे सोच के बाहर है, तो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थिंकिंग तेजी से काम करने लगती है और हम इर्राशनल थिंकिंग में चले जाते हैं। वहाँ हमारे आइडियाज, हमारी फीलिंग्स, हमारे बिलीव्स, वे ऑफ थिंकिंग, एटीट्यूड, ओपिनियंस, बायस, प्रेजुडिस और हमारे वैल्यू सिस्टम, उन चीज़ों
को अपने हिसाब से रेज करने लगते हैं। तो यह हमारा जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का खेल है, वह वहां बहुत तेजी से काम करने लगता है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत कराने के लिए हमें इर्राशनल थिंकिंग की जगह हमें स्पिरिचुअल थिंकिंग में घुसना होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ना तो लव के बगैर, प्यार के बगैर, अफेक्शन के बगैर, केयर के बगैर, रेस्पेक्ट के बगैर और हैप्पीनेस के बगैर कभी जिंदा नहीं रह सकता, उसका आउटपुट आ ही नहीं सकता। और इर्राशनल थिंकिंग से अब काम चलता नहीं, तो हमें स्पिरिचुअल थिंकिंग बढ़ानी होगी। और राशनल थिंकिंग और इर्राशनल थिंकिंग के 10 बड़े डिफरेंस जो आप देख सकते हैं आज के समाज में, हम पहले उनकी चर्चा करते हैं ताकि आप उन्हें समझ सकें और अपने जीवन में एक एक तरीके से उनकी स्थिति को और मजबूत कर सकें और वहां से चलकर हम स्पिरिचुअल थिंकिंग की ओर अपने आप को डेवलप कर सकें। क्योंकि 21st सेंचुरी में वही लोग मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे जिनका स्पिरिचुअल कोशेंट हाई होगा। अदरवाइज तो कहीं ना कहीं या तो वो इर्राशनल थिंकिंग में ट्रैप होंगे, या फिर वो जो अवसाद की स्थिति है, जो डिप्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, बात बात पर वहां चले जाएंगे। तो जो सेटिस्फैक्शन है वह एम्प्लॉय एंगेजमेंट का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा मदद उसमें स्पिरिचुअल थिंकिंग ही कर पाएगी। हम चाहे जिस भी लेवल पर हों, हम चाहे मजदूर हों, चाहे हम किसी कंपनी के CEO हों, हमें अपनी स्पिरिचुअल थिंकिंग को समझकर और इर्राशनल और इर्राशनल थिंकिंग के अंतर को जानकर उसको और मजबूत करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राशनल थॉट्स आर बेस्ड ऑन एविडेंस। तो जो लोग राशनली सोचते हैं तो उनको पहले से कोई दिमाग में एविडेंस फिक्स होता है कि मेरी उस घटना में ऐसा हुआ था, मेरे, या लॉजिक लगाने के लिए आपके पास हिस्टोरिकल डेटा में वह बात कहीं ना कहीं आपके माइंड में या आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। नंबर 2 बात करते हैं, जो इर्राशनल थॉट्स हैं वो सदैव इमोशन पर बेस्ड होते हैं, बिलीव्स पर बेस्ड होते हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। उनकी भी कोई ना कोई रूट्स हमारे माइंड में होती है, वो भी ऑटोमेटिकली नहीं आते हैं। तीसरी बात जो हम करते हैं, इर्राशनल थॉट्स आर नॉट बैड। जो हम बार बार यह कहते हैं कि इर्राशनल थिंकिंग खराब है, नहीं, यह गलत है, यह मिथ है, वो भी हमें हमारे जीवन में चाहिए। लेकिन इर्राशनल थॉट्स की रिलायबिलिटी लो है, कि जैसे ही, क्योंकि उसमें हमारी बायस्ड है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड के जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, जिन परिस्थितियों में मैं पढ़ा हूँ, बड़ा हूँ, समझा हूँ, जिस सोसाइटी में रहा हूँ, वो बिलीव्स, वो वैल्यू सिस्टम, वो इथिक्स बहुत तेजी से काम करने लगते हैं। और भारत बहुत सारी विविधताओं का देश है, सबका वैल्यू सिस्टम अलग है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, सबका एजुकेशन सिस्टम में जो ग्रोथ रेशो है वह किसी अलग अलग फैक्टर से डेवलप हुई है। इसीलिए इर्रेशनल थिंकिंग कभी खराब नहीं होती, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी कॉमनली एक्सेप्ट नहीं होती। नंबर 4 हम बात करते हैं शॉर्टिंग आउट द डायमंड्स फ्रॉम द ट्रेस। तो जो हमारी रैशनल थिंकिंग है वो डीप थिंकिंग से बाहर निकलती है कि मैं अपने आप को किन परिस्थितियों में कैसे कितना करेक्ट कर सकता हूं, और जो मेरी डिलीवरी है या जो मेरी सर्विस की डिलीवरी हो, प्रोडक्ट की डिलीवरी हो, या थॉट प्रोसेस की हो, या किसी और चीज की हो, वो तभी संभव हो पाती है जब मैं डीप थिंकिंग से विचार कर उन चीजों को बाहर निकालता हूं। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि पहले सोचो बाद में बोलो, कि मेरे बोलने का क्या इम्पैक्ट किस पर, किस तरह, कितना और किन परिस्थितियों में पड़ेगा। नंबर 5 हम बात करते हैं रैशनल थॉट्स टेंड टू क्रिएट द मोटिवेशन। तो जो रैशनली सोचते हैं वो कभी गिव अप नहीं करते, कभी हार नहीं मानते। आपने प्लेयर्स को देखा होगा, ओलंपिक में जो लोग जाते हैं सब तो नहीं जीतते, लेकिन वो रैशनल थिंकिंग काम करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते, अगले ओलंपिक की तैयारी में फिर लग जाते हैं। इसलिए रैशनल थिंकिंग में इमोशंस का,
फीलिंग्स की कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6, इर्राशनल थॉट्स टेंड टू क्रिएट एंजाइटी। तो जो हमारे इर्रेशनल थॉट्स हैं वो हमारे मन में उथल पुथल मचा देते हैं, एंजाइटी, चिंता पैदा करते हैं। हम नेगेटिव थॉट्स को लेकर के उसके नेगेटिव एस्पेक्ट में ज्यादा घुस जाते हैं रादर देन कि हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढें और सॉल्यूशन लेकर उसको आगे बढ़ाएं और कभी जीवन में गिव अप ना करें। तो यहाँ इर्रेशनल थॉट्स हमारी परेशानी को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इर्रेशनल थिंकिंग इज सेंटर्ड। इर्रेशनल थिंकिंग है वह हमारी प्रॉब्लम्स को गोल गोल घुमाती रहती है, हमें जीवन में एक भी स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ने देती है। तो हमारी यह मौलिक जिम्मेवारी बनती है कि हमें यदि जीवन में प्रोग्रेस करना है तो हम अपनी जिंदगी को स्ट्रेट लाइन की तरह आगे बढ़ाएं और अपनी वरीज से बाहर निकलें। तो उसके लिए भी रैशनल थिंकिंग की आवश्यकता हमें जीवन में पड़ती रहती है। अब हम बात करते हैं रैशनल थिंकिंग इज ए पर्पज ओरिएंटेड। तो जो हम जीवन में सोचते हैं, अपने हिस्ट्री में युद्ध की विभीषिकाएं देखी हैं, साथ साथ आपने अच्छे लोगों को जिन्होंने इस सोसाइटी को या इस यूनिवर्स को ठीक से डेवलप किया है उनको देखा है, तो दोनों डिफरेंस को आपने देखकर रैशनल थिंकिंग से क्या मेरे लिए अच्छा है उसको आगे बढ़ाने की बात की है। नंबर 9 बात करते हैं रैशनल थॉट्स जज अदर्स मिनिमली। तो जो हमारे अपने रैशनल थॉट्स हैं, जो मेरी रैशनल थिंकिंग है, वो दूसरों को जज नहीं करती, वह ओपन माइंड बात करती है। केवल एक थॉट है, वह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और रैशनल थिंकर्स हमेशा ये कहते हैं कि नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, इट डिपेंड ऑन 3 थिंग्स, टाइम, प्लेस और पर्सन। तो यदि हम इन 3 चीजों को देखें, समय क्या है, व्यक्ति कौन है और परिस्थितियां क्या हैं, तो हम किसी भी थिंकिंग से कोई भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हम रैशनल की जगह इर्रेशनल हो जाते हैं। इर्रेशनल थॉट्स जज अदर्स मैक्सिमली। तो जो इर्रेशनल थिंकिंग है वो अपने को शेर समझते हैं, अपनी बात को सच समझते हैं और दूसरों को मैक्सिमम जज करते हैं, वो ऐसा है, उन पर स्टैंपिंग करते हैं और उनके बारे में तरह तरह की बात करते हैं। आज आपने देखा भी होगा कि मैं तो खराब हूं कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला मुझसे भी खराब है, यह इर्रेशनल थॉट का हिस्सा है। तो जो लोग अपने आप को से ज्यादा दूसरों के बारे में जजमेंट देते हैं, दूसरों की बात करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, आज कॉर्पोरेट में यह बहुत बड़ा हाल है। तो वह लोग जीवन में इर्रेशनल थिंकिंग से दूसरों को जज करते करते अपने आप को देखना भूल जाते हैं, इसलिए उनका स्पिरिचुअल कोशेंट डेवलप नहीं हो पाता है। यहीं से शुरुआत होती है कि हमें आज के इस बदलते परिवेश में अपनी स्पिरिचुअल थिंकिंग को बढ़ाना होगा और माइंड और हार्ट को, दिल और दिमाग को पैरेलली लेकर चलना होगा। अर्थात रैशनल थिंकिंग, इर्रेशनल थिंकिंग दोनों को ब्लेंड कर हमें स्पिरिचुअल थिंकिंग को आगे बढ़ाना होगा। अब स्पिरिचुअल थिंकिंग है क्या? स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व द रिकॉग्निशन ऑफ फीलिंग्स। किसी भी व्यक्ति के मनोदशा को रिकॉग्नाइज करना, उसकी बात को समझना और उसका साथ देना, और सेंस ऑफ बिलीव दैट देयर इज समथिंग ग्रेटर देन माई सेल्फ। और अपने आप में यह महसूस कराना कि जितना मैं जानता हूं सामने वाला या तो उतना या उससे अधिक समझदार है, जानता है। दूसरी बात, समथिंग मोर टू बी बीइंग ह्यूमन देन सेंसरी एक्सपीरियंस। जैसे मैं मशीन की बात कर रहा हूं जो हमेशा रैशनल थिंकिंग पर काम करती है, वह नहीं समझना, लोगों को लोग समझना, मानव को मानव समझना और उसकी रेस्पेक्ट करना, उसको लव, अफेक्शन, केयर, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस पैदा करना। एंड दैट ग्रेटर होल ऑफ विच आर द पार्ट इज कॉस्मिक और डिवाइन इन नेचर।
वो इसके साथ साथ इन सब को या तो पूरे यूनिवर्स के कॉस्मिक को या डिवाइन को इस प्रकृति में देखते हैं और अपने आप को उसका एक हिस्सा मानकर सबके साथ कोऑपरेट कर सबको आगे ले चलने की, सबके वेलफेयर की बात करते हैं। यह स्पिरिचुअल थिंकिंग है। तो स्पिरिचुअल थिंकिंग में आपको अपनी रेस्पेक्ट और दूसरे की रेस्पेक्ट बराबर करनी है। जबकि रैशनल थिंकिंग में आप लॉजिकल बात करते हैं, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, आई एम ओके यू आर नॉट ओके। तो वो थिंकिंग से बाहर आकर स्पिरिचुअल थिंकिंग रेस्पेक्ट, लव, अफेक्शन, केयर और हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्पिरिचुअल थिंकिंग समझ में आई होगी। और जो लोग इस थ्योरी पर काम करते हैं वो निर्णय लेते वक्त वह यह सोचते हैं कि मैं यदि कोई निर्णय ले रहा हूं तो इसका सोसाइटी एज लार्ज क्या इम्पैक्ट होगा, कितनों का भला होगा, और यदि मैं बड़े नुकसान को कैसे बचा सकता हूं। इसके लिए हमें अपने आप में इन 7 स्टेजेस को देखना होगा। यदि हमें अपनी स्पिरिचुअल थिंकिंग को आगे बढ़ाना है तो हमें 7 स्टेजेस पर अपने आप को डेवलप करना होगा। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज माई रोल। तो मैं यह देखकर अपने आप को डेवलप करूंगा। दूसरी है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मेरे पोटेंशियल क्या क्या हैं, मैं किन को डेवलप कर सकता हूं, मेरे किन पोटेंशियल से किन किन का और भला हो सकता है। तो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो आगे कैसे बढ़ सकती हैं। नंबर 3 सेल्फ डिस्कवरी, मेरा कौन सा पोटेंशियल अनलेस रह गया उसको मैं कैसे ओपन करूं और कैसे आगे चलूं। मेरी टीम में क्या क्या पोटेंशियल है उसको मैं कैसे बाहर निकालूं। तो ये सारी प्रोसेस आती है स्ट्रेंथन द स्ट्रेंथ, मैं अपनी भी मजबूती और आगे बढ़ाऊं और अपनी टीम की आगे बढ़ाऊं। फिर आती है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है सेल्फ लव, फिर आता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट में आती है सेल्फ मास्टरी, कि मैं सबके साथ सबके भले के लिए कैसे काम कर सकता हूं, केवल कहने से नहीं। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। तो अल्टीमेट पर्पज लाइफ का तब ही पूरा होता है कि मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले यह सोचूं कि इसमें मेरे साथ साथ सोसाइटी एट लार्ज का कितना भला है, और तब मैं वह निर्णय लूं तो वह स्पिरिचुअल थिंकिंग का एक हिस्सा बनता है। दूसरी हम बात करते हैं सम की बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअल थिंकिंग। यदि मैं ऐसे सोचूंगा तो उससे मेरा और अन्य लोगों का क्या फायदा होगा, और मैं तभी सरवाइव कर पाऊंगा जब मैं स्पिरिचुअली थिंक करने लगूंगा। अब रैशनल इरेशनल थिंकिंग से काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इंटेलिजेंट क्वोशंट का जमाना खत्म, इमोशनल क्वोशंट का जमाना खत्म होने के कगार पर है। स्पिरिचुअल क्वोशंट को हमें बढ़ाना होगा। तो इसका पहला बेनिफिट है एनहांस्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग, कि मैं कल्याणकारी कामों को कैसे आगे बढ़ाऊं, सबके कल्याण की कैसे बात करूं। यह इन चीजों को बढ़ाता है और उनको बेहतरी से समझता है। तो आज आपने देखा होगा जो पहले एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयर आगे नहीं आता था, अब लेबर लॉ की आवश्यकता नहीं है, लोग एम्प्लॉयर ही खुद एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करने लगा है। कोई भी सीईओ अब किसी भी मैन पावर का अहित नहीं करना चाहता। दूसरा, जो लोग अपनी टीम को मजबूत करते हैं वो स्पिरिचुअल थिंकर्स हैं। अब कोई टीम की वीकनेस का या किसी की वीकनेस का बेनिफिट लेना नहीं चाहता। एवरीबडी इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेंथ। नंबर 2 ग्रेटर पीस एंड कामनेस, आपके जीवन में हमेशा संतुष्टि रहेगी, शांति रहेगी। आपके जीवन में एंजाइटी नहीं होगी, भागदौड़ नहीं होगी, उथल पुथल नहीं होगी। आप स्ट्रेट वे में पीसफुली अपना काम करते हैं। नंबर 3 मोर मीनिंगफुल लाइफ्स, आप अपने लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी अच्छी मीनिंगफुल लाइफ दे सकते हैं।
नंबर 4, कनेक्शंस टू लार्जर कम्युनिटी। जो लोग रैशनल थिंकिंग की बात करते हैं वो मशीन तो कर सकती है क्योंकि उसको शाम को एक कोने में खड़ा हो जाना है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। आपने देखा होगा जो बहुत लोग रैशनल थिंकिंग की बात करते हैं वो धीरे धीरे सोसाइटी से अलग हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअल थिंकिंग सबको कनेक्ट करती है। नंबर 5 है ग्रेटर फिजिकल हेल्थ। जो लोग स्पिरिचुअल थिंकर्स हैं, जो आध्यात्म के हिसाब से सोचते हैं, आध्यात्म में विश्वास करते हैं और अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे आध्यात्म की तराजू में तोल कर आगे बढ़ते हैं, वो फिजिकली फिट रहते हैं क्योंकि उनमें ना डिप्रेशन आता है, ना कभी एंजाइटी होती है, ना कभी कोई हेल्थ पर बैड इफेक्ट आता है। दे आर ऑलवेज विद स्माइलिंग फेस एंड हैप्पी मूड। नंबर 6 है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप विद ऑल स्टेक होल्डर्स। हमारे जो संबंध हैं, जो मानवीय संबंध है, एक्चुअल मानवीय संबंध है, जो वास्तविक मानवीय संबंध है, वो सबके साथ बहुत मजबूत होते हैं और लोग आपके बारे में, आपके सामने भी और आपके पीठ पीछे भी अच्छी बातें करते हैं। तो आपका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। तो आने वाले समय में यदि हम स्पिरिचुअल थिंकर्स की तरह काम करेंगे तो हम अपने जॉब को या अपने प्रोफेशन को सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस प्रतियोगिता के युग में, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजिकल चेंज, आप कुछ भी नाम दीजिए, मशीन लर्निंग, इसके युग में हम तभी सरवाइव कर पाएंगे जब इन चीजों को अपने जीवन में वास्तविक रूप में प्रयोग कर सबका भला करेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको यदि स्पिरिचुअल थिंकिंग को डेवलप करना है तो आपको अपने जीवन में 7 स्टेजेस से गुजरना होगा और मैक्सिमम लोग पहली 2 स्टेज तक आते आते आउट हो जाते हैं। 90% लोग पहली 2 स्टेजों में ही रह जाते हैं। सबसे पहली स्टेज है इनोसेंस। यू आर बॉर्न टू मैटेरियल वर्ल्ड। आप इस जो मैटेरियलिस्टिक अप्रोच है, जो फासिज्म है, उसके साथ हम पैदा हुए हैं और हम सोचते हैं कि शायद हमारी जिंदगी में मशीनों से सुख शांति आएगी। आज एसी का, आज गीजर का, आज जितनी भी भौतिक सामग्री है वो हमारे जीवन को सरल बनाने में लगी, लेकिन क्या सरल बना है? पहले से कठिन हो गया है। दूसरा, हम केवल नीचे के 3 चक्रों में हैं, जो हमारे हिंदू आध्यात्म में 7 चक्र हैं जिनको हम कुंडली बोलते हैं। हम केवल पहले 3 चक्रों में फंस कर रह जाते हैं। आप लोगों से बात कीजिए तो वो पहला है मूलाधार। मूलाधार का मतलब है कि हम अपने जीवन में 3 चीज चाहते हैं: स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड हमारी फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। दूसरा है स्वानिष्ठाना चक्र। इसमें हम बात करते हैं अपनी क्रिएटिविटी की और सेक्सुअल सेंटर्स की। तीसरा है हमारा मणिपुरा चक्र, कि इसमें हम अपने आप को केवल उन एरियाज तक ले जा पाते हैं जिससे मैं थोड़ा सा अपने आप को और लोगों से बेहतर करूं। तो ये इनोसेंस स्टेज है। इनके 90% लोग इन्हीं में फंसे रहते हैं और इन्हीं में अपनी जीविका निकाल देते हैं, अपने जीवन की पूर्ति कर देते हैं। दूसरी स्टेज है फियर एंड ईगो। हर किसी में डर है, किसी में फियर ऑफ सेल्फ है, किसी में फियर ऑफ सोसाइटी है, किसी में फियर ऑफ जॉब है, किसी में फियर ऑफ प्रोफेशन है, किसी में फियर ऑफ बिजनेस है, किसी में फियर ऑफ विनिंगनेस है या फियर ऑफ हार का डर है। तो हर किसी में कुछ ना कुछ फियर है या फिर उसकी अपनी ईगो है, अहम बहुत ज्यादा है। और यदि कुछ और भी लोग बचे हैं तीसरे, तो वो है पावर फैक्टर। चाहे मुझे फिजिकल पावर हो, मेंटल पावर हो, इकोनॉमिकल पावर हो, सोशल पावर हो, इंटेलेक्चुअल और डिवाइन पावर हो, मैं इन सबको खींचने में लगा हुआ हूँ। इनका यूज मैं कितना करता हूँ यह विषय नहीं है, मैं कितनी पावर कलेक्ट कर लूँ। लोग इन्हीं को रेस्पेक्ट और इन्हीं से हैप्पीनेस ढूंढते हैं, यह बिल्कुल गलत है। हमारी फर्स्ट चॉइस शुरू होती है स्टेज 4 से, दैट इज कॉल्ड गिविंग। मैं दूसरों को कितना देता हूं, मैं लेने से ज्यादा दूसरों के भले में कितना काम करता हूं।
तो यहाँ यह हमारी फोर्थ स्टेज है। सेकंड चॉइस जो हमारी बनती है, जहां से हम थोड़ा इमोशनल थिंकिंग से बाहर निकल स्पिरिचुअल थिंकिंग में घुसते हैं, वो है द सीकर। मैं जानने लगूं, मैं समझने लगूं, मैं एज ए स्टूडेंट या एज ए लर्नर उन चीजों को ग्रास्प करने लगूं और उन चीजों को अपने जीवन में पालन करने लगूं। छठी स्टेज आती है द सेक, कि मैं अपनी हर एक्शन का सेल्फ विटनेस करूं कि मैंने सही किया या गलत किया। आदमी को पता होता है। जो मैंने रैशनल थिंकिंग और इरेशनल थिंकिंग की बात की, जो दिल और दिमाग की बात की, तो आदमी अपने निर्णय में खुद पता होता है। पुरानी एक कहावत है कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन नेचर आपको हर समय देखती रहती है। तो जो सेल्फ विटनेस की बात करते हैं कि मुझे कोई देखे ना देखे, मैं सही काम करूंगा, तो ये एक अच्छे सेग की स्टेज है। दूसरा, उनको डेथ का फियर नहीं रहता कि मैं मरूंगा या मेरा क्या होगा, मेरी पीढ़ी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अप्रोच इन देयर माइंड। वो समझते हैं कि डेथ इज ए नेचुरल फिनोमिना, दिस इज एन एक्टिविटी, दिस विल हैपन इन इट्स ओन टाइम, वो अपने समय पर पूरी होगी। लेकिन जो हमारा स्पिरिचुअल थिंकिंग है, जो थर्ड चॉइस है, वो है हमारी स्पिरिट। हमारी भावना इन चीजों में जुड़े और हम भावनात्मक रूप से इन चीजों का हमारे हर एक्शन में प्रयोग करें, तो तब हमारी डिवाइन पावर और यूनिटी कॉन्शसनेस काम करने लगती है और तब हम स्पिरिचुअल क्वोशेंट को आगे बढ़ा पाते हैं। तो इन 7 स्टेजेस से हम अपने आप को समझकर अपने जीवन में सक्सेस लाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का प्रयोग कर सकते हैं। आज आपने जितने बड़े सीनियर सीईओज देखे होंगे या जो फॉर्चून 500 के कर्ता धर्ता हैं, जो वर्ल्ड वाइड अच्छे लोग हैं, उन सब में इन चीजों को आप देख पाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आपको अपने जीवन में स्पिरिचुअल क्वोशेंट को आगे बढ़ाना है, तो जीवन में 3 चीज हमेशा याद रखिए। नंबर 1, प्योरिटी ऑफ थॉट, कि मेरे विचार हमेशा सत्यता के नजदीक हों। वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, यथार्थ में हम जिंदा रहें। नंबर 2, रीबर्थ, बार बार हमें जन्म लेना होगा। कितनी टेक्नोलॉजी आए, वी विल अपग्रेड अवर नॉलेज। तो हमें इस बात का क्या डर है कि अब मशीन लर्निंग होगी या अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाएगी या मेरा रोबोटिक्स का जमाना आने वाला है या टेक्नोलॉजी इतनी बदल जाएगी तो मेरे बिजनेस का क्या होगा। वी विल लर्न न्यू थिंग्स क्विकली। तो हमें रीबर्थ के लिए तैयार होगा। और नंबर 3 है, किन्हीं भी परिस्थितियों में हमें अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करना है। भगवान ने सबको यूनिक पावर दी है, हम अपनी आपको उन चीजों को डेवलप करें। आपने देखा होगा जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में लोटस है, उसका पर्पज ये है कि वह कीचड़ में पैदा होता है और हमेशा कीचड़ से बाहर रहता है, और उसमें ये तीनों चीज पाई जाती हैं, प्योरिटी, रीबर्थ एंड स्ट्रेंथ। तो हमें अपने जीवन में इन चीजों को समझकर, हिंदू माइथोलॉजी के आध्यात्म को समझकर, वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी को नहीं, उनकी स्पिरिचुअलिटी हमारी स्पिरिचुअलिटी से अलग है, अपने जीवन का विकास करना, अपने परिवार का विकास करना, अपने समाज का विकास करना, अपने राष्ट्र का विकास करना